हाय गाइस, आपका हमारी वीडियो में स्वागत है। तो आज मैं आपको कराने आ रहा हूँ मास्टर क्लास, जो कि स्मार्ट गणपति क्लासेस की तरफ से है। जो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन था चैप्टर, जो मैंने आपको कराया था पार्ट 1 में। तो अब आज मैं आपको पार्ट 2 कराने आ रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि पार्ट 2 हम जल्दी डालेंगे, तो आज मैं आपको पार्ट 2 डालने जा रहा हूँ प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन में। तो पार्ट 2 में मैंने क्या डाला था? पार्ट 1 में मैंने आपको अवतल दर्पण के कुछ बनाने के नियम तक बता दिए थे। तो अब क्या बचा हमारा? पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हमारे कुछ टॉपिक आते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि हमारा जो हम वीडियो डालते हैं ये आपके पास आए जल्दी से जल्दी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बेल आइकन को जरूर दबाएं। यदि आपको चैप्टर समझने नहीं आता तो प्लीज कुछ कमेंट करके बताएं कि क्या कहते हैं, हमने इसमें क्या गलती करी। ओके, तो हम चलते हैं अपने चैप्टर पे। तो हमने आपको पहला टॉपिक बता दिए थे अवतल दर्पण के कुछ बनाने के नियम, प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम। तो हमारा अगला टॉपिक आते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। जैसे कि गुण होते हैं किसी ना किसी के, ये कभी कभी पेपरों में 2-3 नंबर के आ जाते हैं। तो 2-3 नंबर के आ जाते हैं, तो इनमें क्या है, हम 3 या 4 पॉइंट याद करके ले लेते हैं। तो 4 पॉइंट में आपको बोल के बताऊं कि लिख के? हेडिंग डाल देता हूँ और बोल के समझा दूंगा आपको। ओके, हेडिंग डालता हूँ मैं, अवतल दर्पण के कुछ उपयोग। ओके, तो ये है हमारी हेडिंग। तो इसमें कुछ हमारे पॉइंट है, जैसे कि पहला पॉइंट आ जाता है। पहला पॉइंट मान लेते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। आपने सोचा है कभी कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? हम अवतल डॉक्टर जो है, कभी कभी आपने देखा होगा, डेंटिस्ट जो होते हैं डॉक्टर, वो आपके दांत को, गले को किसी एक लेंस द्वारा देखते हैं या किसी एक दर्पण द्वारा देखते हैं। आपने कभी पूछा उनसे कि ये कौन सा दर्पण है? वो होता है अवतल दर्पण। तो हमारा पहला पॉइंट ही हो गया ये। डॉक्टर आंख, नाक, दांत, गले आदि का निरीक्षण करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। पहले पॉइंट हो गया। चलिए तो दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। अब आपने कभी देखा होगा टेबल्स जो होते हैं, टेबल लकड़ियों के बाके उसके, तो आपने उस पर शेड होती है, शेड। तो आपने कभी भी किसी लकड़ी वाले से पूछा है यहाँ पे जो जो शेड होती है वो किससे होती है? वो बताएगा आपको अवतल दर्पण से होती है। तो अवतल दर्पण का उपयोग, दूसरा पॉइंट किस में होगा कि अभी अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों की शेडों में भी किया जाता है। तीसरा पॉइंट, अब हम गाड़ी चलाते हैं, उसके आगे जो लाइट होती है स्टीमरों में, सर्च लाइट, तो उसमें क्या है, दूर दूर तक है ना, क्या कहते हैं, रोशनी देता है। आपने कभी सोचा है कि दूर दूर तक ये रोशनी कैसे देता है? कभी पूछा किसी से? एक बार पूछ के देखना, आपको जवाब मिलेगा कि अवतल दर्पण। तो तीसरा पॉइंट भी हो गया हमारा अवतल दर्पण के उपयोग में, कि रेलगाड़ी, स्टीमरों, कार मतलब कि बस की स्टीमरों में जो सर्च लाइट होती है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया है, जिससे कि दूर की वस्तुएं प्रकाशित की जा सकती है। तो अवतल दर्पण के उपयोग हो गया हमारा, मैंने आपको बता दिया भूल के। यदि आपको नहीं आता तो दोबारा बताता हूँ। पहला पॉइंट है हमारा, डॉक्टर आंख, नाक, दांत, गले आदि का निरीक्षण करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा कि टेबल लैंपों की शेडों में किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। तीसरा पॉइंट हो गया हमारा कि डॉक्टर नहीं, रेलगाड़ी, कार, बस, स्टीमरों की सर्च लाइट में जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। तो 3 पॉइंट है, सिंपल सिंपल से आपको समझने आ गए होंगे। तो क्या है, 3 ही याद करके चलते, पेपरों में बस 2 नंबर के आते हैं ज्यादा से ज्यादा ये। और दूसरा पॉइंट भी आता है। फिर देखो अवतल दर्पण के उपयोग है, तो एक और पॉइंट होगा, क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के भी कुछ ना कुछ उपयोग होंगे, होंगे कि नहीं? हाँ, होते हैं। तो उत्तल दर्पण के उपयोग ज्यादातर पूछे नहीं जाते, फिर भी हम करते हैं। तो हम उत्तल दर्पण के 2 उपयोग कर लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल दूं उत्तल दर्पण के उपयोग, मैं डाल देता हूँ उत्तल दर्पण के उपयोग। ओके, तो दूसरा पॉइंट है हमारा उत्तल दर्पण के उपयोग। ओके, जी है हेडिंग। मैंने आपको बताया जैसा कि इसमें मैं क्या 2 पॉइंट बताऊंगा आपको, तो 2 पॉइंट आप देख लो। ओके, तो 2 पॉइंट में मैं आपको बता, तो कौन से 2 पॉइंट होते हैं हमारे? तो हमारे 2 पॉइंट होते हैं। एक तो पहला पॉइंट मैंने जो आपको बताता हूँ कि उत्तल दर्पण का उपयोग सामने तो वाहनों में किया जाता है। अब वाहनों में किस प्रकार किया जाता है? आपने देखा होगा, जैसे कि गाड़ी है, 4 व्हीलर, बोलेरो, जो भी गाड़ी का नाम है, तो जो गाड़ी होती है उसके जो मिरर होते हैं शीशे, तो उसमें क्या कौन सा दर्पण होता है? आपने कभी सोचा है? हाँ, उसमें कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। क्यों होता है उत्तल दर्पण? ये भी बताता हूँ मैं। क्योंकि क्या है, वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब
और छोटा बनाता है। आप कभी भी देखना गाड़ी के उन शीशों में, तो पीछे जो गाड़ी होगी ना वो छोटी दिखाई देगी और सीधी देगी। तो कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण हो गया। अब दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, जैसे कि 2 पॉइंट कर लेने हैं हमको, क्योंकि ये कमी आते हैं 2 नंबर के आते हैं। तो दूसरा पॉइंट, आपने सिक्योरिटी कैमरा तो देख रहे होंगे, देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा? इसका प्रयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। किसका? उत्तल दर्पण का प्रयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है, जो कि क्या कहते हैं, पीछे की जो बने प्रतिबिंब होते हैं वस्तुओं को क्या कहते हैं, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ओके, पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट हो गया कि सिक्योरिटी कैमरा के रूप में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब मैंने आपको ये 2 चीज बता दी। अब ये 2 चीज हमारी क्या है, 2-2 नंबर की आती है। वैसे ये बताना, बताओ या न बताओ, कोई इंपॉर्टेंट की चीज तो है नहीं, ये ज्यादातर आती नहीं है, क्योंकि कभी कभार आ जाती है। तो अब हमारे पास आती है मेन चीज, जो कि है चिन्ह पर पाटी। पहले मैं इसे मिटा लूं। ओके, तो इसको हमने मिटा दिया। जैसा कि हमने उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग आपको बता दिए थे, जो 2-2 नंबर के आ जाते हैं पेपर में कभी कभार। इसको हमने मिटा दिया। तो अब मैं आपको क्या कराने जा रहा हूँ, ये टॉपिक बहुत मेन है, क्योंकि ये सवालों में ज्यादातर प्रयोग किया जाता है, ये पूछते तो है नहीं, तो ये सवालों में प्रयोग किया जाता है। तो इसका टॉपिक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, चिन्ह पर पाटी बोलते हैं इसे हम। चिन्ह पर पाटी क्यों, इसको लिख देता हूँ मैं, गोलीय दर्पणों में चिन्ह पर पाटी। में चिन्ह पर पाटी। ओके, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, चिन्ह। चिन्ह कौन से होते हैं हमारे? प्लस, माइनस, गुणा, ये तो होते हैं चिन्ह। तो यहाँ पे क्या प्लस माइनस का होगा? किसका? प्लस का और माइनस का चिन्ह पर पाटी का। ओके, तो ये चिन्ह है हमारे प्लस माइनस के। अब मैंने आपको बताया कि चिन्ह पर पाटी के लिए मैं एक अवतल दर्पण की बात कर रहा हूँ, गोलीय दर्पण, अर्थात अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, कोई सा भी दर्पण ले लो। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अवतल दर्पण बना देता हूँ। ये बहुत समझने की चीज है, आप इसको ध्यान से समझें। तो ये हो गया हमारा दर्पण का ध्रुव, जैसा कि आपको मैंने पार्ट 2 में बताया था। ये हो गई हमारी मुख्य अक्ष। ओके, ये हो गया हमारी मुख्य अक्ष। पार्ट 2 में मैंने आपको ये सब बताए थे। इसको मान लिया मैंने वक्रता का केंद्र, सी से प्रेजेंट करते हैं। ये हो गया हमारा फोकस बिंदु, एफ से प्रेजेंट कर दिया मैंने इसको। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कौन सी दूरी कहलाएगी? स्मॉल एफ, फोकस दूरी ध्रुव से लेकर यहाँ तक की, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की, कहाँ से? यहाँ से लेकर यहाँ तक की आर। ओके, ये हो गई। अब देखो, ये मैंने यहाँ पे एक वस्तु रख दी। क्या रख दी? एक वस्तु। मैंने कोई वस्तु रख ली, इसका नाम रख दिया मैंने ए और बी। ओके, ये वस्तु है, और ये यहाँ से एक किरण गई है ऐसी सीधी। अब सीधी मुख्य अक्ष के समांतर गई है, तो क्या होगा? यहाँ पे परावर्तन होगा। मैंने आपको नियम में बताए थे, कुछ बनाने के नियम में, प्रतिबिंब बनाने के नियम में, उत्तल दर्पण द्वारा। तो जब समांतर जाती है किरण तो क्या होता है? उसका परावर्तन होता है, और परावर्तन होने के बाद क्या होगा? वो फोकस से होकर जाएगी। फोकस बिंदु कहाँ पर है? यहाँ पे। परावर्तन होकर यहाँ चले गई है। ओके, ठीक है, गई। मैंने कहा अब हमने दूसरी किरण कहाँ से भेजी? वक्रता केंद्र से भेजी। कहाँ से? वक्रता केंद्र से। तो ये मैंने वक्रता केंद्र से भेजी, तब क्या हुआ? किरण गई और इसी मार्ग में लौट गई। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना? यहाँ पे बना। कैसा बना? वस्तु से छोटा बना। और कैसा बना? वास्तविक बना, क्योंकि उल्टा बन रहा है। ओके, तो इसका नाम दिया ए डैश या बी डैश। ओके, ये रख दिया। तो देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी किसकी दूरी कहलाएगी? वस्तु की। इसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं? इसको मैं बता देता हूँ। वस्तु की दूरी को हमेशा किससे प्रेजेंट करेंगे? यू से। किससे? यू से। ओके, और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब कहाँ पे बना है? ये हमारा यहाँ पे बना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे प्रेजेंट करेंगे? यहाँ हमेशा बी से। ओके, आपकी ये चीज तो क्लियर हो गई होगी। क्या कहते हैं? देखो, फोकस दूरी को एफ से, वक्रता त्रिज्या को आर से, वस्तु की दूरी को यू से, और प्रतिबिंब की दूरी को बी से। ओके, ये क्लियर। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, चिन्ह पर पाटी में क्या होता है? हमारी जो ऊपर की ऊंचाई होती है, सीधी ऊंचाई, दर्पण के इधर की साइड हो या फिर इधर की साइड हो, किधर भी, मतलब कि या तो परावर्तन पृष्ठ के पास हो, या मतलब कि अंदर हो, या फिर बाहर हो, तो क्या होगा? ये ऊपर की जो ऊंचाई होगी हमेशा धनात्मक होगी। ओके, तो ऊपर की ऊंचाई
क्या होगी, धनात्मक। यहाँ पे लिख दूं मैं, तो यहाँ पे लिखते जाता हूँ मैं समीकरण। तो देखो क्या करते हैं, इसे ऊंचाई कैसी होती है, धनात्मक। इससे पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ एक कॉपी में, घर की साइड कोने में, कि वस्तु की ऊंचाई को किससे प्रेजेंट करते हैं, मतलब किससे बोलते हैं। ओके, तो देखो वस्तु की, यहाँ पे मैं लाइन खींची थी, इसको मिटा देता हूँ। ओके, तो वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई किससे प्रेजेंट करेंगे हम हमेशा, h से। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई हो तो प्रतिबिंब की ऊंचाई किससे प्रेजेंट करेंगे, उससे करेंगे हम h डैश। ओके, h डैश का लगा लिया बस। ओके, अब हमारी आती है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी किससे प्रेजेंट करते हैं हम, दूसरा भी मैंने बताया था। और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी इसे हम किससे प्रेजेंट करेंगे, v से। ओके, ये मैंने 4 चीज बता दी। अब हमारे पास आती है फोकस दूरी। आप जानते हैं फोकस दूरी को किससे प्रेजेंट करते हैं हम, तो फोकस दूरी किससे प्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एफ से। आप जानते हो। ओके, ये गलत बन गया। और किसकी, अब हमारे पास बची वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को किससे प्रेजेंट करते हैं हम, आपको पता है, मैंने पार्ट 1 में बताया था, किससे प्रेजेंट करते हैं, आर से। ओके, तो ये कुछ है मैंने आपको बता दिए। अब मैंने कहा कि जो वस्तु की दूरी होती है, ऊंचाई, सॉरी ऊंचाई क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या वो दर्पण की पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ के अंदर हो या फिर बाहर हो, मतलब जो ऊंचाई होगी हमेशा किसकी होगी, धनात्मक। इस बात को रट लो आप, कि अगर अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, तो वस्तु की जो ऊंचाई होगी क्या होगी, धनात्मक होगी। ओके, ऊंचाई होगी धनात्मक होगी हमेशा। और क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की, जब ये धनात्मक है तो इसका उल्टा ले लो ना, ऋणात्मक होगी, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई किस प्रकार होगी, ऋणात्मक ऊंचाई। ऊंचाई का मैटर हमारा खत्म। ओके, खत्म। अब बचती है हमारी दूरी। तो देखो इधर की, जो दर्पण की साइड की दूरी, परावर्तन पृष्ठ के अंदर की जो दूरी होती है, इधर की साइड, किसकी ओर की, बाईं ओर की। इधर से आप देखो तो किस बात पे आती है, ये दाईं ओर आती है, सॉरी। तो लेफ्ट साइड की जो दूरी होगी क्या होगी, सोचो, आपने उससे पढ़ा होगा, ये होती है हमेशा क्या, किसकी होती है, धनात्मक होती है। ओके, नहीं सॉरी, ऋणात्मक होती है। इधर की दूरी तो ऋणात्मक होती है, हमेशा ऋणात्मक लेनी है। इधर की होती है धनात्मक, दर्पण के इधर की साइड की होती है धनात्मक। इधर की साइड की अगर हम दूरी लेंगे तो क्या होगी, धनात्मक। और इधर की साइड की अगर हम दूरी लेंगे तो क्या होगी, ऋणात्मक। ओके, मैंने आपको अब दूरी क्लियर हमारी। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, वस्तु की ऊंचाई है, क्या है वस्तु की ऊंचाई, धनात्मक में लेंगे कि ऋणात्मक में लेंगे, धनात्मक में लेंगे। तो मैं एक काम बताऊं आपको, इसको रफ कर देता हूँ, फिर आपको एक सारणी बना के देता हूँ, आपको उसको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और इस चित्र को इधर कोने में बना देता हूँ। ओके, तो इसे हमने रफ कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पे क्या है, एक सारणी बना रहा हूँ। ओके, तो ये मैंने एक सारणी बना देता हूँ, हमने बना लिया है, बना ली है सारणी। तो इसमें क्या है, सारणी में हमें फोकस दूरी प्लस उत्तल दर्पण के प्लस है, उत्तल दर्पण के माइनस है। किस प्रकार है प्लस माइनस, मैं बताता हूँ। जैसे कि ये मान लो मेरा उत्तल दर्पण माना, उत्तल दर्पण किस प्रकार होता है, उभरा हुआ होता है। तो उत्तल दर्पण है तो ये होगा क्या, मुख्य अक्ष। इसको मान लो वक्रता केंद्र, इसको मान लो फोकस है। तो अब देखो मैंने कहा क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है। अगर आप देखोगे तो ये किस की साइड है, इधर की साइड। मैंने आपको बताया था कि अगर दर्पण के इधर हो तो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और दर्पण के इधर हो तो क्या होती है, धनात्मक होती है। तो फोकस दूरी किधर की साइड है, इधर की साइड है, तो क्या होगा, धनात्मक होगी। उत्तल दर्पण में सही है। अब मैंने देखो अवतल दर्पण के लिए, तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी कहाँ आती है, यहाँ आती है। तो क्या होगी, ये ऋणात्मक होगी, क्योंकि ये दर्पण के इधर है। क्या होगी, ऋणात्मक। ये समझ में आ गया। अब आती है वक्रता त्रिज्या। तो अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या किधर होती है, सोचो, अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या किधर होती है, इधर होती है। तो ये किसकी होगी वक्रता त्रिज्या, ऋणात्मक होगी, क्योंकि दर्पण की ये उधर है, अवतल दर्पण में ऋणात्मक है। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में देखें तो हम वक्रता त्रिज्या यहाँ पर होगी, केंद्र से वहां तक फोकस, वो ध्रुव तक की बीच की दूरी, तो यहाँ पे होगी वक्रता त्रिज्या। तो ये किधर है, दर्पण के इधर है, तो क्या होगा इसमें, धनात्मक होगी।
हमने धनात्मक लिया है। अब आती है हमारी वस्तु की दूरी। तो वस्तु मैंने आपको बताया था हमेशा किधर रखी जाती है, दर्पण के इधर की साइड रखी जाती है। किधर की साइड रखी जाती है, दर्पण के बाईं ओर, हमेशा बाईं ओर है। तो दर्पण के हम वस्तु की दूरी जो रखेंगे इधर ही रखेंगे, भले उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। तो दोनों में वस्तु की दूरी यहाँ पे होगी, यहाँ पर भी यहाँ पर होगी। क्या होगा, बाईं ओर है दोनों में, तो ये किस लिए क्या होगी वस्तु की दूरी, ऋणात्मक होगी कि धनात्मक। वस्तु की दूरी होगी हमारी क्या, ऋणात्मक। अवतल दर्पण में भी ऋणात्मक होगी। ओके, अब आती है प्रतिबिंब की दूरी उत्तल दर्पण के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी। अब हमने कहा वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी। अब देखो वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है हमारा, उत्तल दर्पण में बनता ही नहीं है। उत्तल दर्पण में तो भाई वास्तविक प्रतिबिंब किसमें बनता है, अवतल दर्पण में बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस लगा दिया, अर्थात नहीं बनता है। और अवतल दर्पण में हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है भाई। तो वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी हम क्या है, इधर की साइड होगी, वास्तविक है तो अवतल दर्पण में इधर की साइड बनेगा, वस्तु की साइड, वस्तु की दूरी की साइड अर्थात। ओके, तो फोकस की तरफ बनेगा। तो फोकस की तरफ अगर हमारा प्रतिबिंब बनेगा तो किस में लेंगे हम, यहाँ पे मान लो ये हमारा इधर तक प्रतिबिंब बनना है, तो किधर बनना है, दर्पण के इधर बनना है, बाईं ओर बनना है। तो क्या होगा, यहाँ पे हम क्या लेंगे, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी लेंगे हम यहाँ पे धनात्मक। धनात्मक लेंगे कि ऋणात्मक, यहाँ पे लेंगे हम ऋणात्मक। अवतल दर्पण के लिए तो ऋणात्मक लेंगे। ओके, और किस लिए, उत्तल दर्पण के लिए होता नहीं है। अब आती है आभासी प्रतिबिंब की दूरी। अब आपको मैंने बताया था आभासी क्या होता है। आभासी बनता है हमारा उत्तल दर्पण में, और अवतल दर्पण में आभासी हमारा बनता ही नहीं है। बनता है कभी कभी जब वस्तु की दूरी होती है, जो वस्तु की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है अवतल दर्पण में। जैसे कि वस्तु अगर ध्रुव के पास रखी हो, ध्रुव तथा फोकस के बीच में, तब बनता है हमारा आभासी प्रतिबिंब, और जब तक नहीं तो आभासी प्रतिबिंब बनता नहीं है अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब किधर बनेगा, इधर की साइड बनेगा आभासी प्रतिबिंब, क्योंकि देखो ये तो परावर्तन पृष्ठ है, इधर कलई हो रखी है, जाएगी किरण तो यहाँ लौटेगी, तो इधर जाएगी फोकस से होकर, तो प्रतिबिंब भी इधर ही बनेगा आभासी, क्योंकि हमने माना है ये इधर जा रही है। तो ओके, तो यहाँ पे जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो इधर की साइड है, तो क्या होगा, यहाँ पे मैंने बताया था इधर की दूरी होती है हमारी ऋणात्मक और इधर की दूरी होती है धनात्मक। तो दूरी होगी इधर की साइड, तो किसकी योग लेंगे हम, धनात्मक लेंगे कि ऋणात्मक, यहाँ पे लेंगे हम धनात्मक। तो आभासी प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, धनात्मक। अवतल दर्पण में भी यही बात है, क्योंकि आभासी होगा तो यहाँ पे वस्तु रखी है, तो आभासी भी इधर की साइड ही बनेगा। तो यहाँ पे भी क्या लेंगे हम, आभासी प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक, धनात्मक अवतल दर्पण में। अब आते हैं हमारी वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई। वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, अब आप मैंने कहा आपसे वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा हमारा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा किस में बनेगा, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में तो बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि देखो जब हमारी जैसे कि अवतल दर्पण है, इधर ये रहा अवतल दर्पण, तो प्रतिबिंब बना, इधर बनना है, उल्टा बनता है वास्तविक हमेशा, हमें मालूम है कि अगर प्रकाश की किरण जाएगी उल्टा बनेगा प्रतिबिंब। अगर मान लो इधर प्रतिबिंब बना हमारा, तो क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। ओके, तो क्या है, ये वास्तविक प्रतिबिंब में अवतल दर्पण में बनता है, ये भी हम जानते हैं अवतल दर्पण में बनता है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। तो दर्पण के इधर बनना है, तो क्या होगा हमारा वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई की बात चल रही है यहाँ पे, दूरी की बात नहीं, लंबाई की। तो जो लंबाई होती है मैंने आपको बताया था, ऊपर नीचे के लिए, ऊपर के लिए हमेशा धनात्मक लेंगे और नीचे के लिए हमेशा ऋणात्मक लेंगे। यहाँ पे हमें ये नहीं देखना कि कौन सा दर्पण है, बस ये देखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता किस में है और आभासी प्रतिबिंब बनता किस में है। अब हमने कहा कि वास्तविक प्रतिबिंब है, मैंने बताया कि लंबाई में आपको मैंने बताया था कि लंबाई जो होती है ना, दर्पण के इधर हो या इधर हो, ये नहीं देखना हमें, बस ये देखना है कि लंबाई ऊपर की साइड है मुख्य अक्ष के या नीचे है। ओके, तो देखो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है कि सीधा बनता है, आप ये बताओ। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है हमारा उल्टा, उल्टा ही तो बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब जब उल्टा बनेगा वस्तु से, तो नीचे की साइड ही तो बनेगा, और नीचे की साइड की लंबाई मैंने क्या बनाई थी, ऋणात्मक। तो अवतल दर्पण के लिए क्या होगी, ऋणात्मक। और वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उत्तल दर्पण के उपयोग में भी मैंने बताया था कि भालों की जो दूरी होती है वो क्या बताता है, प्रतिबिंब सीधा बनाता है मगर छोटा बनाता है वस्तु से। तो सीधा बनाएगा, तो सीधा तो वास्तविक प्रतिबिंब में बनता ही नहीं है, तो क्या होगा, उत्तल दर्पण के लिए क्रॉस, मतलब कि अर्थात नहीं है। अब आती है हमारी आभासी प्रतिबिंब की लंबाई। तो आभासी प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा बनता है, हमेशा सीधा ही तो बनता है आभासी प्रतिबिंब, मैंने आपको बताया था। तो उत्तल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण में हम मानते हैं तो ये किरण जाएगी हमारी, ये तो अगर ये किरण जाएगी तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, इधर बनेगा मान लो, तो सीधा ही तो बनेगा, ये टेढ़ा बनेगा, सीधा ही तो बनेगा। तो क्या हुआ, ये आभासी हुआ कि वास्तविक, हाँ आभासी होगा। क्यों होगा, क्योंकि दर्पण की कलई की गई साइड के उधर है, तो क्या होगा, ये आभासी। तो आभासी प्रतिबिंब की लंबाई मैंने बताई,
तो ये सीधा है, तो सीधे मतलब कि ऊपर की साइड है, तो ऊपर की साइड की लंबाई मैंने आपको क्या बताई थी, बस ये चीज याद रखो कि ऊपर तो धनात्मक प्लस और नीचे हो तो ऋणात्मक माइनस, तो ऊपर है तो क्या होगा ये धनात्मक। ओके, तो ये धनात्मक ले ली। अब अवतल दर्पण में भी धनात्मक होगा क्योंकि आभासी है, तो इधर ही तो बनेगा, मतलब बताया था एक ही स्थिति में बनता है, तो जब बनेगा तो क्या होगा, ये भी होगा धनात्मक। आपको समझ में आ गया तो अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको नहीं आए तो इसको याद कर लें आप, क्योंकि ये है ना सबसे मेन है, यही पूछे जाएंगे, मतलब कि आप पूछ तो क्या, फोकस दूरी आती है, वक्रता त्रिज्या आती है, यही कुछ पॉइंट आते हैं। तो फोकस दूरी को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, एफ से यहाँ पे लिख देता हूँ, वक्रता त्रिज्या को आर से, वस्तु की दूरी को यू से, प्रतिबिंब की दूरी को बी से, इसमें भी बी से, बस ये वास्तविक है या आभासी, ये ध्यान रखना है। प्रतिबिंब की लंबाई, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई को, तो वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई की बात चल रही है यहाँ पे, किसकी लंबाई चल रही है, प्रतिबिंब की लंबाई की बात चल रही है। तो क्या होगा यहाँ पे प्रतिबिंब की लंबाई की एच डैश, और आभासी प्रतिबिंब की लंबाई की एच डैश, प्रतिबिंब की लंबाई का अगर ले तो हम एच डैश। ओके, अब वस्तु की लंबाई को क्या कर प्रेजेंट करते हैं, वस्तु की लंबाई को प्रेजेंट करते हैं हम एच से, वस्तु की लंबाई को एच से प्रेजेंट करते हैं। ये हमेशा दोनों में क्या होगी, दोनों में प्लस ही होगी, क्योंकि वस्तु तो हमेशा सीधी रखी जाती है ऊपर की साइड, तो ये दोनों में प्लस होगी। आपको ये समझ में आ गया होगा, आप ये नहीं आए तो आप प्लीज इसे याद कर लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सवालों में प्रयोग होगा। अब मैं आपको एक फॉर्मूला और बता देता हूँ जो कि हमारे लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसमें ही हम चिन्ह प्रपाटी का प्रयोग करेंगे। तो पहले मैं इसको रफ कर लूँ, तो उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा। ओके, तो इसे रफ कर, हमने रफ कर लिया है। तो मैंने आपसे कहा था कि हम कुछ सूत्र बताते हैं, जैसे मैथ में जो फॉर्मूले होते हैं, तो इसमें भी कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे कि अब मैंने कहा तुमसे, क्या कहते हैं, मेरा प्रतिबिंब यहाँ पे बनना है, कि आप बताओ। अब आप ऐसा तो है नहीं कि दर्पण लाओगे इतनी साइज का, आप दर्पण से नापोगे यहाँ पर प्रतिबिंब बनना है, ऐसा तो हम करेंगे नहीं। तो हम उस सूत्र का प्रयोग करके बताएंगे कि दर्पण इतनी सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा हमारा। तो कुछ सूत्र है, जैसे कि यूवीएफ में संबंध, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यू कॉमा बी कॉमा एफ में संबंध। ओके, तो संबंध में देखो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी में संबंध की बात चल रही है यहाँ पे, इससे फॉर्मूला बनेगा। अब इसका निगमन करने को आता था बोर्ड में, अब आएगा नहीं, क्योंकि अब हटा दिया है निगमन को। तो निगमन को आप भूलिया, क्यों मेहनत करें हम निगमन में, तो निगमन को रहने देते हैं, क्योंकि निगमन हटा दिया है। वैसे है नहीं, निगमन में बहुत सिंपल है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। तो आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। तो फॉर्मूला है हमारा 1/f इक्वल 1/b प्लस के 1/u। ओके, तो ये हमारा कुछ फॉर्मूले हैं फोकस दूरी के लिए। अगर हमें देखो दे दे फोकस दूरी, इसमें हमें दो चीज दे रखी होंगी, फोकस दूरी या वस्तु की दूरी, तो उसमें से हमें क्या निकालना है फिर, या तो हमें क्या कहते हैं वस्तु प्रतिबिंब की दूरी निकालना होगा। अगर हमें फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दे रखी होगी तो हमें वस्तु की दूरी निकालनी होगी। अगर हमें प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी दे रखी होगी तो हमें फोकस दूरी निकालनी होगी। तो तीनों चीजें, अगर तीन चीज दे रखी है, उसमें से किसी एक चीज के बारे में पूछा है इन तीनों में से, तो किसका प्रयोग करेंगे फॉर्मूले में, इसका। ओके, अब एक और फॉर्मूला आता है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र भी बोलते हैं। आप कंफ्यूज हो जाओ कभी भी ऑप्शन में आ जाए तो दर्पण सूत्र भी बोलते हैं इसे। ओके, इस बात को आप ध्यान रख लेना। अब दूसरा फॉर्मूला आता है हमारा एफ तथा आर में संबंध, मतलब कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो देखो इसका संबंध बहुत सिंपल है, फॉर्मूला होता है हमारा एफ बराबर आर बाई 2, अर्थात मतलब ये फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है कि नहीं, मतलब कि आर क्या है, फिर आर जो है वक्रता त्रिज्या की दुगुनी है। ओके, इस बात को आप याद रखो। अगर हमें फोकस दूरी मतलब कि हमें बता दो, आपको बता दे कि आर दे दे और बी दे दे, आपसे पूछे कि यू क्या है, तो उसके लिए हमें एफ भी चाहिए होगा इस फॉर्मूला में, अगर हमें पुट करना है। तो हम इस फॉर्मूले में पुट करके आर दे दिया है तो एफ निकाल लेंगे, एफ इसमें पुट करके तो हम बी निकाल लेंगे। ओके, समझ में आ गया आपके। तो ये हमारे दो कुछ फॉर्मूले हैं, तो ये हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है हमारा रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन वैसे अब इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि वो हटा दिया कोर्स से, मैं आपको बता देता हूँ। तो रेखीय आवर्धन बता देता हूँ। तो पहले मैं इसको रफ कर लेता हूँ, तो इसको रफ कर दिया है। तो अब मैंने क्या आपसे क्या कहा था, रेखीय आवर्धन, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ रेखीय आवर्धन, आपको लिखवा ही देता हूँ। तो रेखीय आवर्धन, या मैं आपको ये बोल के बता देता हूँ, क्योंकि लिखवाने में टाइम लगता है। तो रेखीय आवर्धन मैंने आपको ये हेडिंग डाल दी। तो रेखीय आवर्धन में क्या है, अब बस या पहले इसका मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। रेखीय आवर्धन को हम हमेशा एम से प्रदर्शित करेंगे।
ओके, इस बात को याद रख लो। और फॉर्मूला होता है हमारा एच डैश अपॉन एच। ओके, अब आप जानते हो एच डैश क्या है, हमारी प्रतिबिंब की लंबाई, मैंने आपको बताया था। और एच क्या है, हमारी वस्तु की लंबाई। ओके, तो एम इक्वल होता है हमारा एच डैश अपॉन एच। अब आप इसी फॉर्मूले से इसकी परिभाषा बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं हम, कि जो रेखीय आवर्धन जो होता है वो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है कि नहीं। वो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात के बराबर है कि नहीं। हाँ है। तो रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। हो गया। अब इसका एक और फॉर्मूला होता है एच इक्वल माइनस की बी अपॉन यू, मतलब कि इक्वल में क्या आ जाता है और माइनस की बी अपॉन यू और आ जाता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि एम इक्वल माइनस की बी अपॉन यू, या फिर एच डैश अपॉन एच इक्वल माइनस के बी अपॉन यू। ओके, तो आप कंफ्यूज ना हो ना कि फॉर्मूले में कभी कभार जैसे कि ये तीन चीज दे दे, बी पूछ ले, या फिर हमें एम दे दे, यू दे दे और बी पूछ ले, ऐसे ऐसे आ जाते हैं। ओके, तो ये हो चुका है हमारा क्या कहते हैं दर्पण खत्म। अब बात चलेगी हमारी अपवर्तन की, क्योंकि परावर्तन में तो दर्पण आते हैं वो खत्म कर दिए हमने। अब अपवर्तन की बात चलेगी, मैंने आपको बताया था। तो अपवर्तन बताऊंगा मैं, तो अपवर्तन में बताऊंगा आपको पार्ट 3 में। तो पार्ट 2 का काम आज कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 में ज्यादा बड़ा बना देगा क्योंकि फिर लोग देखते नहीं है वीडियो। ओके, अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हमारा चैनल प्रोमोट हो। ओके।